छोड़ी थी, कल तक जो अपनी क्लास थी वो आप लोग देख चुके थे इस चीज को, कि वो क्लास अपनी रही थी असल में 1857 क्रांति। और 1857 की क्रांति में जो मोटे तौर पर जो चीजें आपने पढ़ी थी वो भी आप लोगों ने देख लिया था, कि आप लोगों ने नसीराबाद से स्टार्ट की थी, कहानी नीमच पहुंची, देवली पहुंची, फिर आपने बहुत बड़ी एक जो ठिकाना था जिसने पूरे पूरे भारतवर्ष में उस समय अंग्रेजों की बड़ी थू थू करवाई थी, आवा ठिकाना, वो भी आपने अच्छे से देख लिया था, समझ लिया था। अब हमें आज जो क्लास को स्टार्ट करना है, याद रखिएगा, वो मैं लेने जा रहा हूं आपके सामने कोटा। तो हमें आज देखना है कि कोटा के अंदर विद्रोह की प्रवृत्ति असल में किस तरह की थी। देखो, कोटा बड़ा महत्वपूर्ण सा एक स्टेट है, और कोटा की जो 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 अ, विद्रोह की प्रवृत्ति रही है उसको समझना बेहद आवश्यक है। कारण, कोटा में जिस समय सत्तावन की क्रांति हुई थी, क्योंकि उसे मैंने जो इसके टारगेट फैक्ट्स आपके सामने बतलाए थे, मैंने तब भी कहा था कि कोटा का विद्रोह जन विद्रोह कहलाया करता था। तो मुद्दे की बात जो निकलकर सामने आती, पहली बात तो आप उन चीजों को देख लीजिए कि कोटा के अंदर जो महाराव थे, पहले आप उन्हें देखिएगा। कोटा के महाराव का नाम है राम सिंह द्वितीय हाड़क। सबसे पहली बात तो कोटा के जो राजा का नाम है महाराव राम सिंह द्वितीय हाड़क। दूसरी बात, कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट इस समय नियुक्त था वो था मेजर बर्टन। ये भी महत्वपूर्ण है कि कोटा के अंदर जो विद्रोह जो आरंभ हुआ है उस समय नरेश राम सिंह द्वितीय हाड़ा। अच्छा, इस संदर्भ में दो तीन बातें जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, गौरतलब है, जो आपको याद रखने वाली बात है, क्योंकि अक्सर वो प्रश्न के रूप में हमारे सामने वो प्रश्न के रूप में आ ही जाती है। तो उसे देख लीजिएगा। असल में क्या है कि इस समय तीन राम सिंह थे। यदि मैं समकालीन क्रांति की बात करूं तो तीन हमारे सामने नरेश आते हैं। देखिएगा, एक तो है बूंदी से, राइट, और एक है आपका, ये भी याद रखिएगा, बूंदी के अलावा एक है कोटा से। एक निकल कर आता है साहब कहां से, कोटा से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोटा के अलावा एक निकल कर आता है साहब कहां से, जयपुर से। एक निकल कर आ रहा है जयपुर से। तो अभी कोटा, बूंदी और जो ये जयपुर जो निकल कर आ रहा है, इनके नरेशों को भी आप ठीक से देख लीजिए। देखो, बूंदी से जो नरेश है वो है राम सिंह प्रथम हाड़ा। राम सिंह प्रथम हाड़ा। कोटा से जो है वो है राम सिंह द्वितीय हाड़ा। ठीक है। और जयपुर से जो है वो है राम सिंह कछवाहा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सा फैक्टर है जो इस समय हमें बहुत करीब से याद रखने वाली बात है, ताकि फिर कभी हम दिग्भ्रमित ना हो इस चीज को लेकर। तो जो मैं कहने जा रहा था कि महाराव तो है इस समय कोटा के राम सिंह द्वितीय हाड़ा, पॉलिटिकल एजेंट है कोटा के अंदर, याद रखिएगा इस चीज को। पॉलिटिकल एजेंट का नाम हमारे सामने आता है मेजर बर्टन। अब मुद्दे की बात एक और निकलता है कि कोटा के अंदर विद्रोह का आरंभ असल में कब होता है। अब जब ये बड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी भी रियासत में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो निकल कर ही आता है। पहली बात तो वो दिन धनतेरस का दिन था। पहली बात तो है कि ये दिन जो था वो धनतेरस का दिन था, और ये दिवस था 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी। अब इसी संदर्भ में देखो, तीन बातें फिर और महत्वपूर्ण मैं निकालता हूं कि आप यदि राजस्थान में क्रांति की प्रमुख तिथियों को देखें तो एक डेट आपके सामने आ रही है 28 मई 1857। दूसरी तारीख आ रही है 3 जून 1857। फिर आपके सामने तारीख आ रही है 4-5 जून 1857।
फिर आपके सामने तारीख आ रही है 8 सितंबर 1857। फिर आपके सामने तारीख आ रही है 18 सितंबर 1857। फिर आपके सामने तारीख आ रही है 16 नवंबर 1857। ठीक है ना साहब, 16 नवंबर 1857। फिर आपके सामने तारीख आती है 24 जनवरी 1858। अब आपके सामने तारीख आती है 15 अक्टूबर 1857। तो अभी हम इन तिथियों को दोबारा उसी रूप में देखें और समझें तो शायद आपके सामने पिक्चर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। देखो 28 मई 1857 वो तारीख है जिस दिन, याद रखिएगा, नसीराबाद में क्रांति का आरंभ होता है। 3 जून 1857 को आप जानते हैं कि नीमच छावनी के अंदर क्रांति का आरंभ होता है। 4-5 जून को देवली छावनी के अंदर क्रांति का आरंभ होता है। 8 सितंबर को आप जानते हो कि आउवा जो ठिकाना है वहां पर बिथोड़ा युद्ध के द्वारा, राइट, बिथोड़ा युद्ध के द्वारा क्रांति का आरंभ होता है। 18 सितंबर को जो चेलावास युद्ध होता है कहां पर, आउवा के अंदर, जिसको आपने काला गोरा युद्ध भी कहा है, उसके द्वारा क्रांति निर्णायक मोड़ लेती है। 16 नवंबर को करनाल युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में जो विद्रोही जोधपुर लीजन टुकड़ी थी जिसने साथ दिया किसका, ये याद रखिएगा, आवा ठिकानेदार ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी का, वो युद्ध लड़ा जाता है। जो कर्नल होम्स है, कर्नल होम्स वो साथ निभाता है, मतलब वो जीतता है 24 जनवरी 1858 को। कर्नल होम्स आउवा दुर्ग को विजय कर लेता है और यहाँ से 6 लोहे की तोपें और 6 पीतल की और 7 लोहे की तोपें और सुगाली माता की मूर्ति को ये कहाँ ले जाते हैं, अजमेर में ले जाते हैं। अब रही बात 15 अक्टूबर 1857 को, तो याद रखिएगा सारी प्रमुख तारीखें मैंने आपके सामने डाल दी हैं। धनतेरस के दिन, धनतेरस के दिन कोटा में विद्रोह का आरंभ होता है। कोटा में याद रखिएगा साहब विद्रोह का आरंभ होता है। लेकिन ये बात जनाब यहीं खत्म नहीं हो रही है, अभी 2-3 कुछ और बातें इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं नसीराबाद में इस 28 मई 1857 के दिन कर्नल वेनी, न्यूबरी एवं कर्नल स्पोर्टिस वुड की हत्या होती है, राइट। यदि मैं बात करूं जो आपका चेलावास युद्ध है, इसके अंदर जोधपुर पीए, जोधपुर पीए मेजर मोक मैसन मारा जाता है। लेकिन कोटा की बात की जाए, जो आपने कहा 15 अक्टूबर 1857, इस तारीख को यहाँ पर पीए मेजर बर्टन, उसका पुत्र फ्रैंक एवं ऑर्थर एवं डॉक्टर सेविल क्वांटम की हत्या विद्रोहियों के हाथों धनतेरस के दिन 15 अक्टूबर 1857 के दिन, जबकि क्रांति का आरंभ होता है। याद रखिएगा ये चीज कहां पर नजर आती है हमें, कोटा के अंदर नजर आती है। तो कोटा के अंदर भवानी एवं नारायणी नामक 2 सैन्य टुकड़ियां अपने विद्रोही नेताओं, ये विद्रोही नेताओं के जो नाम हमारे सामने आते हैं जरा आप एक बार उन्हें भी गौर से देख लीजिए। विद्रोही नेताओं के नाम आते हैं मेहराब खान, कोटा की बात कर रहा हूं मैं, एवं जयदयाल। मेहराब खान और जो जयदयाल है उनके नेतृत्व में भवानी और नारायण जो सैन्य टुकड़ियां हैं, ये कोटा के अंदर 15 अक्टूबर 1857 के दिन, धनतेरस के दिन, जो राजनीतिक हत्याएं होती हैं वो बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं जिनकी यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। स्वयं
मेजर बर्टन की हत्या, और मेजर बर्टन के जो पुत्र हैं फ्रैंक एवं ऑर्थर, उनकी हत्या कर दी जाती है। साथ में डॉक्टर सैडलर एवं याद रखिएगा डॉक्टर सेविल क्वांटम की भी यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। जबकि मेजर बर्टन के संदर्भ संदर्भ में मैं आपको यदि बताऊं तो मेजर जो मॉकमैसन है जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, उसकी हत्या की जाती है 18 सितंबर 1857 को चेलावास या चेलावास युद्ध में, जिसको आप गोरा काला युद्ध भी कहते हैं। इस प्रकार से कोटा के अंदर क्रांति का जो आगाज होता है वो 15 अक्टूबर 1857 के दिन कर दिया जाता है। ये राजनीतिक हत्याएं यहाँ पर हो रही हैं। कोटा के विद्रोह की यदि प्रकृति की बात की जाए तो कोटा के अंदर जो विद्रोह का स्वरूप रहा है उसको आपने जन विद्रोह कहा है, क्योंकि एकमात्र कोटा में विद्रोहियों को जनता का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ था। और क्योंकि मेजर बर्टन की हत्या करी और उसे भाले की नोक पर रखकर पूरी कोतवाली शहर के अंदर घुमाया गया था, जबकि मेजर मॉकमैसन की जो हत्या थी उसमें कटी गर्दन को आउवा दुर्ग के फाटक पर लटका दिया गया था। एक इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर एमएल शर्मा। डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा, इन डॉक्टर एमएल शर्मा ने, याद रखिएगा, कोटा के विद्रोह को मुस्लिम विद्रोह के नाम से भी पुकारा है। कोटा का जो विद्रोह है इसको मुस्लिम विद्रोह पुकारा है, क्योंकि यहाँ पे मेहराब खान साहब ने भाग लिया था, लेकिन ये कहना मूर्खता होगी कि ये शुद्ध रूप में मुस्लिम विद्रोह था। ये जन विद्रोह था जहां पर मुस्लिम और हिंदू दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर विद्रोहियों ने अंग्रेजों को इस जगह से खदेड़ने का पूरी तौर पर प्रयास किया था। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोटा के अंदर जनता का विद्रोह क्यों मिला, तो आपको इसके लिए पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? 1838 में कोटा का विभाजन करके नया राज्य बना दिया गया था झालावाड़। क्योंकि नया राज्य बन गया, लोगों की जमीनें, जायदाद, संपत्तियां, घर एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य में चले गए। उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई। घर उनके कहीं पर है, खेत उनके कहीं पर हैं, कानून बदल गए, रीति रिवाज बदल गए, कई प्रकार की दिक्कतों का सामना नागरिकों को करना पड़ा। क्योंकि अप्रैल 1838 में जो कोटा राज्य का विभाजन किया तो इसके अंदर एक एक बड़ा तानाशाह छिपा हुआ था जिसका नाम था कोटा का दीवान झाला जालिम सिंह। कोटा दीवान झाला जालिम सिंह के पौत्र मदन सिंह जी के द्वारा अंग्रेजों से संधि के द्वारा झालावाड़ रियासत 1838 में अस्तित्व में आई थी। इस प्रकार से सबसे नवीन राजपूत रियासत जो अस्तित्व में आई वो हमारे सामने, याद रखिएगा, क्या है? कोटा है। एक बात तो ये हो गई। इस बात से बड़ी तकलीफ थी, लोग नाराज थे, जो कोटा की जनता थी। एक 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 दीवान को वंशानुगत तौर पर कोटा के ऊपर थोप दिया गया और कोटा के लोग कुछ नहीं कर पाए। तो 1838 में कोटा नरेश, कोटा महाराव की दुर्बलता से जो राज्य का विभाजन हुआ, वो खींच, वो टीस, वो गुस्सा 57 की क्रांति में कोटा में जन विद्रोह बनकर उभरा। ये महत्वपूर्ण बात है, जन विद्रोह बनकर वो उभरता है। और इस जन विद्रोह ने पूरी तौर पर फिर सत्यानाश किया कोटा के अंदर। और आप देख लीजिए कि कोटा के नरेश महाराव राम सिंह द्वितीय हाड़ा को, याद रखिएगा, विद्रोहियों ने जब उन्होंने रेजिडेंसी पर हमला बोला, बर्टन की हत्या कर दी। उसके पश्चात फिर इन लोगों ने आगे बढ़कर, ये बात भी याद रखना, कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय हाड़ा को कोटा गढ़ के अंदर जो पैलेस है वहां पर बंदी बना लिया। तो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सी बात निकलकर और सामने आती है कि 57 की क्रांति में, एक और मैं कंफर्म कर दूं, 57 की क्रांति में विद्रोहियों का अधिकार
विद्रोहियों के अधिकार वाली रियासतें। विद्रोहियों के अधिकार वाली जो रियासतें हैं उनकी कुल संख्या है असल में 6। कौन कौन सी है? कोटा, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, झालावाड़ एवं बांसवाड़ा। अर्थात विद्रोह के टाइम पर 6 रियासतों के ऊपर विद्रोहियों का अधिकार रहा। 6 रियासतों पर आप यहां पर स्पष्ट तौर पर पा सकते हो, देख सकते हो। 1 कोटा, 1 धौलपुर, 2 3 भरतपुर, 4 टोंक, 5 झालावाड़, 6 बांसवाड़ा। इनमें भी याद रखना जो अंतिम जो 3 रियासतें हैं, अंतिम जो 3 रियासतें टोंक, झालावाड़ एवं बांसवाड़ा, इस पर तात्या टोपे का अधिकार रहा। और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो कोटा है, जो कोटा है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक अवधि तक विद्रोहियों के अधिकार में रहने वाली रियासत। विद्रोहियों के अधिकार में रहने वाली रियासत कौन सी है? कोटा। तो कोटा ही नहीं, इवन जो कोटा नरेश थे, महाराव राम सिंह द्वितीय हाड़ा, वो भी विद्रोहियों के अधिकार में सबसे लंबी अवधि तक क्या रहे? उनके नियंत्रण में रहे, उनकी गिरफ्त में रहे। अब आप देखिएगा कि अक्टूबर, इस बात को समझिएगा, अक्टूबर 1857 में विद्रोहियों का अधिकार हुआ एवं 30 मार्च 1858 को कर्नल H.G. रॉबर्ट्स ने, याद रखिएगा, कोटा पर पुनः अधिकार किया। कोटा पर अधिकार किया, इसका मतलब हुआ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कुल 6 महीने तक, कोटा विद्रोहियों के अधिकार में रही, जिसको हम कहते हैं सबसे लंबी अवधि तक विद्रोहियों के अधिकार में रहने वाली यदि कोई रियासत है। विजेंद्र, मैं आपका कमेंट नहीं समझ पाया हूं कि क्या आपने किया है। कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, मुझे बाद में कर दीजिएगा यदि दिक्कत हो तो किसी बात पर। तो कोटा पर अधिकार हुआ साहब 30 मार्च 1858 को, जो अपने H.G. रॉबर्ट्स हैं। एक बार आप लोग पिछली क्लास से लेकर यहां तक का मैटर को ढंग से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। जी सुमित्रा, नमस्कार। जैसे जैसे पढ़ते जाएं मुझे कंफर्म करते जाइएगा, यहां तक कि सारी बात को देख लो, अच्छे से समझ लो। विजेंद्र, राम, सुमित्रा, अशोक। जी अशोक, इसके बाद इसको देख लीजिएगा, फिर अपन थोड़ा सा अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो अब आप देख लीजिएगा कि कोटा के अंदर, जब मैंने कहा कि कोटा नरेश को भी एक मतलब अपने अधिकार क्षेत्र में विद्रोहियों के द्वारा ले लिया गया। और कोटा नरेश को कब लिया गया? याद रखिएगा, उसी वक्त अक्टूबर 1857 को, 15 अक्टूबर के दिन
क्योंकि कोटा के जो वैवाहिक संबंध थे वो करौली के साथ थे, तो करौली रियासत को इस बात की बड़ी चिंता थी। करौली नरेश मदन पाल सिंह जी ने, याद रखिएगा, अपना अपना सेनापति करौली नरेश मदन पाल सिंह जी ने अपना सेनापति, जिसका नाम था मलूम पाल, इसको कोटा भेजा और जनवरी 1858 में मलूम पाल की संधि वार्ता हुई कोटा के विद्रोहियों के साथ, और एक बड़ी लंबी वार्ता के पश्चात जनवरी 1858 में कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय हाड़ा को विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त करवाया गया। तो रियासत पर पूर्ण अधिकार 30 मार्च 1858 को होता है, जबकि कोटा नरेश को जो छुड़वाया गया है वो याद रखिएगा, वो छुड़वाया गया जनवरी 1858 में, जबकि 30 मार्च 1858 को एच.जी. रॉबर्ट्स का कोटा रियासत पर अधिकार होता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई है। ये बात भी याद रखिएगा, यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत और रहती है कि एक तरह से मतलब जो ये समझौता जो हुआ कोटा नरेश को छुड़वाने का विद्रोहियों और कोटा नरेश के बीच में, इसमें जो मध्यस्थता करी थी, जिस व्यक्ति के द्वारा मध्यस्थता की गई, वो कोटा के मथुराधीश जी के मंदिर महंत कोटा मथुराधीश जी मंदिर के महंत, जिनका नाम हमारे सामने आता है महाराज कन्हैयालाल स्वामी गुसाई जी, महाराज कन्हैयालाल स्वामी जी, याद रखिएगा, इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने मध्यस्थता करी थी विद्रोहियों और कोटा नरेश के बीच में, और फाइनली इस मध्यस्थता के चलते एक 9 अनुच्छेद युक्त समझौता तैयार होता है। एक जो समझौता होता है उसमें 9 धाराएं थी, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इसी समझौते के द्वारा विद्रोहियों ने कोटा नरेश राम सिंह द्वितीय पर इस बात का दबाव बनाया कि आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, आपको हर हालत में ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मेजर बर्टन की हत्या में कोटा दरबार का हाथ था। यानी कि विद्रोहियों ने बड़ी चालाकी से उनके ऊपर जब बाद में अंग्रेजों की गाज गिरती, क्योंकि वो आवा में देख चुके थे कि मेजर मॉक मैसन की हत्या में जो ठिकानेदार थे, जिनका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, उनकी हत्या की भूमिका के जांच के लिए वहां पर मेजर टेलर कमीशन का गठन हुआ था। तो विद्रोहियों को लगा कि हम भी यहाँ पे यदि लिखित समझौता ले लेते हैं, और वही हुआ। ये तमाम जब चीजें हो गई, जो एच.जी. रॉबर्ट से जब वो रिहा कर दिया गया, उसके पश्चात एक कमीशन का गठन किया जाता है कोटा में, जिसका नाम है रॉबर्ट कमीशन। रॉबर्ट कमीशन जिसकी जांच जिसका गठन किस लिए किया गया, याद रखिएगा, बर्टन की हत्या में कोटा दरबार या कोटा महाराव की भूमिका की जांच हेतु। यद्यपि जब जांच की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें कोटा दरबार की प्रत्यक्ष संलिप्तता सामने नहीं आती है, किसी भी सूरत में नहीं आती है कि महाराव का ऐसा कोई आदेश था विद्रोहियों को कि आप जाइए और जाकर हत्या करिए मेजर बर्टन, उसके पुत्रों फ्रैंक ऑर्थर, डॉक्टर सैडलर एवं डॉक्टर सेविल क्वांटम की।
लेकिन फिर भी उस पर यह आरोप लगाया गया कि जब कोटा में माहौल बड़ा तनावपूर्ण था, तब कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय हाड़ा जी ने मेजर बर्टन को कोटा बुलाया और बाद में उसकी सुरक्षा का पूर्ण दायित्व उपाय नहीं करते हुए इवन देवली छावनी के अंदर जो कोटा कंटिंजेंट जो कोटा कंटिंजेंट टुकड़ी थी, उसको बुलाने में देरी करी और इसलिए कोटा के जो विद्रोही नेता थे मेहराब खान और जयदयाल खान, उनको पर्याप्त मौका मिला इनकी हत्या करने का। तो ये आप यूं समझ लीजिएगा कि ये पूरी तौर पर ये आरोप लगाया गया कोटा महाराव के द्वारा और बाद में फिर कोटा महाराव का अपमान किया गया। एक प्रकार की सजा उसे दी गई, उसके अपमान में कमी की गई। कोटा दरबार को जो 15 तोपों की सलामी प्राप्त होती थी, पूर्णतया दोषी तो नहीं माना गया, लेकिन दो बातों पर उस पर मतलब उस पर एक प्रकार का संदेह जताया गया कि कोटा में जब माहौल बड़ा तनावपूर्ण था तो आपको बर्टन को एज ए पॉलिटिकल एजेंट वहां बुलाने की आवश्यकता क्या थी। दूसरी बात, जब आपने बुला लिया तो आपने उसकी सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से क्यों नहीं निभाया। आपको चाहिए था कि आप अतिरिक्त फोर्स, अतिरिक्त सैन्य बल, कोटा कंटिंजेंट टुकड़ी जो देवली में नियुक्त थी के रूप में बुलाकर उसकी सुरक्षा का पूर्ण उपाय लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं करके विद्रोहियों को फ्री हैंड पकड़ाया कि आप जाइए, रेजिडेंसी को घेरिए और आग लगा के इनको नष्ट कर दीजिए। तो कोटा नरेश राम सिंह द्वितीय का फिर इस आरोपों की जांच के बाद अपमान किया जाता है। कोटा नरेश राम सिंह द्वितीय हाड़ा की 15 तोपों की सलामी को घटाकर 11 कर दिया गया था। याद रखिएगा, 15 तोपों की सलामी को घटाकर 11 कर दी गई थी। ये बहुत बड़ा अपमान था उस जमाने में। किसके लिए? कोटा नरेश के लिए। उसकी हत्या की जांच जब की गई, इसके बाद अब हमें देखना है कि जो यहाँ पे विद्रोही नेता थे मेहराब खान और जयदयाल खान, मतलब जयदयाल और मेहराब खान, इनको क्या सजा प्राप्त हुई। असल में इन्हें गिरफ्तार किया गया। अब मैं आपको बात करूं तो इन पर जो मुकदमा चलाया गया, जयदयाल एवं मेहराब खान पर जो मुकदमा चलाया गया, याद रखना वो कहां पर मुकदमा चलाया गया? देवली में। पहली बात तो देवली में, राइट। अभी मैं सबसे पहले मेहराब खान की बात करूं। दोनों पर मुकदमा कहां चलाया गया है जी? दोनों पर मुकदमा चलाया गया है, याद रखिएगा इस बात को, देवली में। मेहराब खान पर जो मुकदमा चलाया गया वो मतलब यूं याद रखिएगा, मेजर जैसे ब्रुक, कोटा का जो इस समय पॉलिटिकल एजेंट जो नियुक्त हुआ बर्टन के पश्चात, मेजर जैसे ब्रुक की अदालत में, याद रखिएगा, यह मुकदमा चलाया जाता है और इसको जो फांसी होती है, ये फांसी होती है जुलाई 1860 में एजेंसी भवन के आगे, कोटा में एजेंसी भवन के आगे नीम के पेड़ पर दी जाती है इसको, कोटा के अंदर। कई बार जो हम डेट्स पढ़ते हैं तो 12 दिसंबर, ये बात भी याद रखिएगा, 12 दिसंबर को यहाँ पर प्रक्रिया चालू होती है मुकदमे की। 31 दिसंबर को फांसी की सजा सुना दी जाती है और जुलाई 1860 में इसको, नीम का पेड़ भी एक तरह से, ये बड़ा संदिग्ध सी बात निकल कर सामने आती है, आप नीम के पेड़ को हटा दो तो एजेंसी भवन के आगे इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। जो दूसरा अपराधी हमारे सामने आता है, वो दूसरा अपराधी कौन सा है? उसका नाम है जयदयाल। तो जयदयाल के बारे में भी देख लीजिएगा। जयदयाल को असल में W.H. बेनन
इस इंक चेंज कर लेते हैं अपन। जयदयाल पर याद रखिएगा, हाड़ौती का जो पॉलिटिकल एजेंट था, जिसका नाम था W.H. बेनन। W.H. बेनन की अदालत में मुकदमा चलता है, कार्यवाही होती है, और इसको 28 जुलाई 1860 को फांसी की सजा सुना दी जाती है, फांसी की सजा। लेकिन इसको फांसी प्राप्त होती है 17 दिसंबर 1808 को। 17 दिसंबर 1808 को वही कोटा में एजेंसी भवन के आगे फांसी पर लटका दिया जाता है। कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय हड़ा की जो तोपों की सलामी 15 से घटाकर 11 कर दी जाती है, और इस प्रकार से कोटा के अंदर विद्रोह का पूर्ण अंत होता है। स्क्रीन को देख लीजिए अच्छे से, देखकर मुझे कंफर्म करिएगा कि यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई है। कंफर्म करिए। इस पूरे मैटर को एक बार दोबारा ठीक से देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने कहा कि वो रफ कॉपी मैंने आपको डाली है सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए। फाइनल कॉपी अभी आनी बाकी है, थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊं, आप लोगों के किसी काम में उलझा हुआ हूं, वो फ्री होते ही फिर मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि जो राजस्थान है, आधुनिक राजस्थान, उसके नोट्स एक साथ फाइनल टच में देकर आपको पूरा कर दूं, क्योंकि मुझे कम से कम 5-6 घंटे अकेले अकेले फाइनल टच देने में लगेंगे उन नोट्स को, फिर वो प्रिंट आउट लेने की स्थिति में आपके आ जाएंगे। जी विजेंद्र, अशोक, फाइन। राम, सुमन, सुमित्रा, बताइएगा जल्दी से, कोटा समझ में ठीक से आया है या नहीं आया है? जी सुमन। कोई और बताइएगा जल्दी से, सुमित्रा, राम। जी, राम बाबू, आप क्या कहते हो? मुझे लगता है निकल लिया है। चलिए, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। कोई ना, बाद में कमेंट आएगा तो मैं पढ़ लूंगा इसका। इनकी फांसी के लिए ये बात भी हमारे सामने आती है कि साहब इनको नीम के पेड़ पर लटकाया गया था। कुछ और छिटपुट रियासतों के बारे में अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, और फाइनल जो जो सेगमेंट रहेगा इस चैप्टर का, वो रहेगा तात्या टोप पे। आइएगा, अब हम देखते हैं बूंदी रियासत। आपने आउवा देख लिया, कोटा देख लिया। अब आप देखिएगा बूंदी। तो बूंदी के जो नरेश का नाम है वो है महाराव राम सिंह प्रथम हाड़ा, जिसका रुख पूरी तौर पर तटस्थ रहा, न वो अंग्रेजों के प्रति और न ही विद्रोहियों के प्रति। एक बात, इसका जो आश्रित कवि था राम सिंह प्रथम हाड़ा का, वो थे सूर्यमल मिश्रण। और मैंने पहले भी कहा था कि सूर्यमल मिश्रण ने पीपलिया के ठाकुर 1857 क्रांति के दौरान फूल सिंह जी को खत लिखकर उन तमाम सरदारों और राजपूत नरेशों को धिक्कारा था, जिसके तहत उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था। तो याद रखिएगा कि ये तटस्थ रहे। इसके अलावा यदि बात की जाए बूंदी के अलावा, तो मैं बात करूं आपके सामने उदयपुर। तो उदयपुर के नरेश का नाम है महाराणा
स्वरूप सिंह, इनके बारे में आप जानते हो? राजपूताने का प्रथम नरेश जिसने अंग्रेजों की सहायता करी थी सत्ताओं की क्रांति के दौरान, प्रथम नरेश जिसने क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सबसे पहले सहायता की थी। आप जानते हो इसने 40 अंग्रेजों को पिछोला झील में स्थित जग मंदिर महलों में शरण दी थी। आपने पढ़ा था कि डूंगला गांव के रूगाराम किसान से 40 अंग्रेजों को बैदला के राव बख्त खान अपने संरक्षण में लेकर आए थे, और मेहता गोकुल मेहता के जो संरक्षण में या उनकी सुरक्षा में इनको यहाँ पे रखा गया था। उदयपुर हो गया। एक और सज्जन हमारे सामने आते हैं शाहपुरा के, राव राजा लक्ष्मण सिंह जी, राजा धीराज लक्ष्मण सिंह जी। याद रखना, क्रांति के दौरान एकमात्र नरेश, संपूर्ण राजपूताने का एकमात्र नरेश जिसने अंग्रेजों को सहायता देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। स्पष्ट इनकार करते हुए अपने शाहपुरा दुर्ग के फाटक नहीं खोले। शाहपुरा दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले। राइट, इसने शाहपुरा के। बात की जाए करौली, हमने पहले ही कहा करौली के राजा का नाम है मदनपाल सिंह जी। नरेश मदनपाल सिंह जी, जिन्होंने जनवरी 1858 ईस्वी में कोटा नरेश राम सिंह जी द्वितीय हाड़ा को विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त करवाने के लिए अपने सेनापति मलूमपाल को कोटा भेजा। काफी महत्वपूर्ण सा यह भी तथ्य आपके सामने निकलता है। करौली के बाद देखिएगा साहब आप, जयपुर। जयपुर की बात देखिएगा, सवाई राम सिंह द्वितीय कछवाहा, जिसने मेजर ईडन की भरपूर सहायता करी इस क्रांति के दौरान विद्रोहियों से। इसीलिए अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर जयपुर नरेश सवाई राम सिंह सवाई राम सिंह हाँ सुमित्रा, आपका कमेंट मैंने पढ़ा है, ये गलत है। ये जो तारीख है, याद रखना, मैंने कहा था कि इस दिन इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो जो अभी आपने मुझे पिक्चर सेंड किया है व्हाट्सएप पर, याद रखिएगा।
अच्छा, सूर्यमल मिश्रण की बात रिपीट करूं मैं आपको? चलो मैं एक कोशिश करता हूँ इनकी पूरी जो इनकी कविता पढ़ने की। तो आपने ये बात सही लिखा है सुमित्रा कि 12 दिसंबर, ये जो डेट ये जो डेट्स आ रही हैं, ये डेट्स असल में याद रखिएगा, ये डेट्स कुछ भी नहीं है। ये डेट्स इनको जो फांसी की सजा सुनाई गई थी, यानी कि जो निर्णय दिया गया, ये निर्णय असल में उस तारीख का था। इस बात को याद रखिएगा सुमित्रा। जो जो डेट आपके सामने आ रही है फांसी की, वो अब आप यहाँ पर ढंग से देख सकते हैं। देखिएगा, मेहराब खान को जो फांसी दी जा रही है, वो दी जा रही है जुलाई 1860 के अंदर। जबकि जो फांसी दी जा रही है किसको, जयदयाल को, वो दी जा रही है 17 दिसंबर 1860 के अंदर। डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा इनको स्पष्ट तौर पर इस बात को कहते हैं कि असल में जो ये फांसी दी गई है, एजेंसी भवन के आगे नीम के पेड़ पर ये फांसी दी गई है। क्लियर है? सो ये तो कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट सी बातें हैं, और जनरली ये कह दिया जाता है कि साहब फांसी दे दी गई, लेकिन डॉक्टर एम एल शर्मा ने इस बात को, जिनके साथ थोड़ा सा मेरा भी संबंध निकलता है, डॉक्टर एम एल शर्मा और मथुरालाल जी शर्मा जी का काफी नामी इतिहासकार रहे हैं राजस्थान के। सो इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग कि उन्होंने जरूर ये कहा कि जो फांसी दी गई है, वो फांसी दी गई है कहाँ पर, नीम के पेड़ पर। अब जो आपने बात पूछी है मुझसे, क्या नाम है, अशोक, आपका भी कमेंट मैं पढ़ रहा हूं कि पूरी बात बताइएगा सर सूरजमल मिश्रण वाली। तो सूरजमल मिश्रण ने पीपलिया के ठाकुर फूल सिंह जी को 1857 की क्रांति में खत लिखा था, और खत लिखकर इन्होंने कहा था कि ये राजा लोग देश पात जमी का ठाकर छे, जे सारा ही हिमालय का गलियाई निसरिया छे। 140 से लेर 60-70 बरस ताई पाछा पटक्या छे, तो भी गुलामी करे छे। पर यो हम महारो वचन याद राखोगा, कजे अब के अंग्रेज रह तो इनको ही पूरो करसी। जमी को ठाकुर कोई भी न रहसी, सब ईसाई हो जासी। तीसो दूरंदेशी फायदो कोई के भी नहीं। ये बात हड़ौती में सूर्यमल मिश्रण जी ने सामंतों को धिक्कारते हुए कहा है। ये कहते हैं कि ये लोग देश के गुलाम रहते हुए भी स्वयं को ठाकुर कहते नहीं, ले जाते हैं। क्या लिखते हैं वो कि ठाकुर रहिया नाम रा, ठाकरली से ठाम, ठाकर होता देश में, देश न हो तो गुलाम। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। क्या नाम है आपका, अशोक? बताइएगा, कमेंट करिएगा जो सारी बात मैंने रखी। हालांकि तमाम चीजें आपको मैं नोट्स में देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि ये मैटर बहुत बहुत ज्यादा फिर वाइड हो जाएगा। मेरे पास तो सत्तावन की क्रांति की जो स्लाइड्स हैं, कम से कम इस समय ज्यादा भी नहीं तो 250 के लगभग मेरे पास स्लाइड्स हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मैटर मेरे पास होगा। जितना आपके काम का उतना जरूर आपको मैटर्स मेरे द्वारा मिल जाएगा। तो बताइएगा एक बार अशोक, क्या समझ में आ गया अच्छे से? सो मैंने कहा ना, इस पूरे कोरोना के दौर में भैया बहुत बहुत मेहनत करी है, बहुत हद से ज्यादा, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पर। तो ये बात सूर्यमल मिश्रण साहब ने कही थी, जो बूंदी महाराव राम सिंह जी द्वीप के खड़ा के असल में क्या बोलते हैं इसको, भाई अशोक जी, बांकीदास जी ने आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर नामक कविता के द्वारा 1818 में, जब अंग्रेजों का संरक्षण अधीनता पूरी लगभग राजपूताना आ चुका था, किसके अधीनता में, राजपूत मतलब ब्रिटिश हुकूमत के अधीनता में, तब उन्होंने उन्हें धिक्कारा था, ये कहते हुए कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, कि भैया अब तो चेत जाओ, छाती पर सवार हो गए, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और लगभग 20-30 सालों में बांकीदास जी की ये बात बिल्कुल सत्यापित हो गई थी, पूरी तौर पर ये बात सिद्ध हो गई थी। सो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो जयपुर के राजा ने जब मेजर ईडन, इस बात को भी याद रखिएगा, मेजर ईडन का जब सहयोग किया, तो उनको, जयपुर के नरेश को याद रखिएगा कि उन्हें सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान करी और कोटपुतली परगना इनाम में दिया गया था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सितार ए हिंद का तो विरुद्ध
यानी कि उपाधि प्रदान करी और साथ में कोटपुतली परगना भी उन्हें दिया गया। आप लोग मुझे एक चीज बताइएगा, सब लोग, मैं यूट्यूब पर इस समय इतनी क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ आपके काम की, जैसे मैंने एकीकरण एकीकरण अभी आपको बाद में पढ़ाऊंगा, काफी टाइम लगेगा। 4.25 घंटे की सिर्फ एकीकरण की क्लास मैंने डाली है। आप लोग यूट्यूब पे क्यों नहीं देखते हो? तो जब तक मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर एकीकरण, तब तक तो आपका एकीकरण निकल चुका होगा। तो यार कम से कम जो चीज आपके लिए हो रही है आपको देखना चाहिए। मेरा कोई लालच नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे या व्यूवर्स मिलेंगे, मैं उस चीज की कभी परवाह भी नहीं करता हूँ। और आप 5-10 लोगों से मेरा कुछ हो भी नहीं रहा। लेकिन जो चीज आपके लिए कही की जा रही है बिल्कुल फुल फ्लैश में चल रही है। यहाँ टीचिंग का मेथड बिल्कुल अलग है, वहाँ टीचिंग का मेथड बिल्कुल अलग है। एक बार देखो, उसे आत्मसात करो। तो जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब तो पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन आप में से अरे तो दीदी सुमित्रा जी, तुमसे कौन बोल रहा है कि 4.25 घंटे एक साथ देखो? भाई, आधा घंटा देख कर छोड़ दो। कोई बोलता है क्या? या नेट चलेगा नहीं, वो अड़ जाएगा दरवाजे पे मयंक की तरह, कि भाई जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखोगे मैं नेट बंद नहीं होऊंगा, ऐसा कहता है क्या आपको? जियो का या वोडाफोन का या पकोड़ा फोन का या एयरटेल का, जिसका भी है, ऐसा बोलता आपको? क्या बच्चों जैसी बात है यार ये? आपको क्लास देखनी चाहिए, आपके लिए है। शुद्ध रूप में मैं वहां पर ऑफलाइन एक जो फीलिंग होती, हालांकि यहाँ पर फीलिंग वैसी आ रही है, जो क्लासेस आपके लिए अपलोड की जा रही है। अभी सप्ताहों की क्रांति तो चल ही रही है, लेकिन आप यूं समझिएगा कि वहां पर मैंने पूरा एकीकरण डाल दिया। और आप जानते हो एकीकरण कितना, क्योंकि पूरा का पूरा एकीकरण मैंने मैप्स के जरिए, नक्शे के जरिए लिया है। लेकिन अब ठीक है, अब आपकी इच्छा है। मैं ज्यादा वक्त खराब नहीं करूंगा, आज मुझे इस क्लास में सप्ताहों की क्रांति पूरी करनी ही है। तो एक तो कोटपुतली परगना इन भाई साहब को इनाम में मिलता है, और दूसरी बात, इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि दी जाती है। आइएगा, अगला जो राजा है अपन लेते हैं, वो सज्जन हैं, याद रखिएगा, बीकानेर से। आ जाइएगा। बीकानेर के जो राजा का नाम है वो है महाराजा सरदार सिंह राठौर। अब आप सोचो, बीकानेर के लोग कितने महान थे। बिना अंग्रेजों को बतलाए, अंग्रेजों की सहायता, बिना अंग्रेजों को बतलाए अंग्रेजों की सहायता करने वाला राजपूत नरेश महाराजा सरदार सिंह राठौर, जो बिना अंग्रेजों की सहमति के या बिना अंग्रेजों को बताए राज्य की सीमा से बाहर गया और बड़ालू युद्ध में जाकर विद्रोहियों को कुचल दिया। इस बात की जानकारी अंग्रेजों को बाद में मिलती है, याद रखिए, इस बात की जानकारी पूरी तौर पर अंग्रेजों को बाद में मिलती है। बाद में अंग्रेज प्रसन्न होकर 41 गांव टीबी परगने के, टिब्बी या टीबी परगने के 41 गांव, 41 गांव याद रखिएगा, किसको प्रदान करते हैं? महाराजा सरदार सिंह राठौर को। अब आप देखिएगा, जब कवि बांकीदास ने, अब जो बात आपने कही, क्या नाम है आपका, अशोक, जो बात आपने कही कि आप अपना ये मेथड बढ़िया, मैंने देखी थी क्लास, अच्छा विजेंद्र आपने बोला ये, अच्छा अच्छा, चलिए, आज देखा था सर, समझ रहा हूँ, ओके। सो जो अशोक, जो आपने पूछा कि सर बांकीदास जी के बारे में कुछ बताइएगा, जब कवि बांकीदास ने जब इस बात को देखा तो उनका कवि हृदय चित्कार कर उठा, दहाड़े कर करके रोने लगा कि मेरे नरेश, क्योंकि बांकीदास जी जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौर जी के आश्रित थे, कि उन्हीं के भाई बंधु अंग्रेजों के सामने लोट लगा रहे हैं।
तो वो आलोचना करते हुए सरदार सिंह राठौर जी के बारे में लिखते हैं कि लाज न कर चोड़े है लड़, लाज न कर चोड़े है लड़, देश बचावन दीन, बलिदानो बिन बावला रजवट करे रहीन। आप सोचिएगा कितनी बड़ी बात है कि दम है तो चौड़ा लड़ना यार, सामने आके लड़ना। ये क्या पीछे पीछे लड़ रहा है अंग्रेजों के पीछे छिपकर। आप सोचिएगा बांकेदास जी राठौर। लेकिन मानिएगा ये तो थोड़ा सा मेरी गणित बिगड़ गई, जिस तरह से महान अपने सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने महानतम फैसला लेते हुए तुरंत तुरंत में ये इस परीक्षा की डेट वगैरह जो किया। वरना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप लोगों को रस ले लेकर मैं इतिहास पढ़ाता, रस ले लेकर, स्पेशली राजस्थान हिस्ट्री का तो मैं वो लेवल उठाता। लेकिन अब ठीक है, जो जैसा है अपने को उसी में रिजल्ट्स निकालने हैं। 41 गांव टिब्बी पर रखने के इनाम में दिए गए किसको? महाराजा सरदार सिंह राठौड़ को बीकानेर से। जोधपुर की बात की जाए तो जोधपुर के बारे में सारी बात मैं कह चुका हूँ कि जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह राठौड़ थे। आप लोग देखिएगा जोधपुर महाराजा तख्त सिंह राठौड़ के बारे में कुछ मैं स्पष्ट कर दूं आपके सामने, आपको सुनकर पढ़कर बड़ा अच्छा लगेगा। जोधपुर पर आइएगा। जोधपुर के नरेश का नाम है महाराजा तख्त सिंह राठौड़। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉक मैसन, जो कब मारा गया? 18 सितंबर 1857 को, अपनी ही बेवकूफी के चलते। कौन से युद्ध में? ये गधा मारा गया, चेलावास युद्ध या काला घोड़ा युद्ध में। जब ये समझ लीजिएगा कि दिल्ली पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ दिसंबर 1857 में, तो महाराजा तख्त सिंह ने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित होने की खुशी में भैया 21 तोपें छोड़ी थी। सोचिएगा, जिनके हाथों में देश की रक्षा का भार था, जिनके कंधे पर प्रजा का उत्तरदायित्व था, जिनकी आंखों में प्रजा के कल्याण की अपेक्षाएं थी, जिनकी तलवार और बंदूक की संगी ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार थी, जिनकी घोड़ों की टापें विद्रोही सेना में खलबली मचाने को तैयार थी, वो लोग इस समय अंग्रेजों के इशारों पे नाचने वाले अर्दली बने हुए थे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप लोग सोचिएगा, ये देश क्यों गुलाम रहा 200 वर्षों तक? आप आइडिया लगा सकते हो, आप समझ सकते हो कि क्यों 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 ये राष्ट्र गुलाम रहा। अगली रियासत में और लेता हूं आपके सामने। अगली रियासत भैया जी आपके सामने आती है अलवर। अलवर, अलवर को देखिएगा, अलवर के महाराजा का नाम आपके सामने आता है महाराजा बन्ने सिंह। महाराजा बन्ने सिंह, और अलवर की जो फौज थी, जब बन्ने सिंह ने अपनी फौज आगरा भेजी तो विद्रोहियों ने बीच में ही उनको मसल के रख दिया। विद्रोहियों के हाथों आगरा और भरतपुर के बीच में अचनेरा युद्ध में परास्त। अलवर की फौज। तो आपने मुझे बताया नहीं, क्या नाम है विजेंद्र, कि आपको कौन सा मेथड पसंद आया? ये जो अपना वाला चल रहा है या वो यूट्यूब वाला? विजेंद्र, इस एप्लीकेशन का ज्यादा अच्छा लगा आपको एक्सपीरियंस, टीचिंग मेथड, या जो मैं यूट्यूब पर जो क्लासेस दे रहा हूँ? नो, नो चल रहा है ये मतलब? क्या लिखा है? ये नो चल रहा है। अपना वाला ही बेस्ट है सर। सुमित्रा, तेरे तो नेट खर्च होता है ना, तेरा तो नेट खर्च होता है ना वहां पर, तो तेरे को तो यही पसंद आएगा। अब चल रहा है ये, मतलब आपको एप्लीकेशन वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ये तरीका?
क्योंकि यहाँ पर्सनल अटेंशन रहता है आप लोगों को, है ना। राइटिंग बिल्कुल साफ नजर आती है, सामने के सामने दिखता है। ये बड़ी स्मार्ट टीचिंग रहती है। यहाँ पे ग्राफिक्स काम में लिए जाते हैं, पिक्चर्स काम में ली जाती है। चलिए जी, अच्छी बात है। एक बार इस स्क्रीन को भी ढंग से देख लीजिए, जल्दी से इस स्क्रीन को देख लीजिए। इसके बाद फिर अपन अपनी क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। आज ये चैप्टर पूरा होगा हर हालत में। इसके बाद फिर मैं सोमवार से किसान आंदोलन आरंभ करूंगा। कल बहुत बड़े टेस्ट हैं, याद रखिएगा, अपनी तैयारी बराबर रखिएगा। पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, पढ़कर मुझे कंफर्म करिएगा। अलवर महाराजा बन्ने सिंह ने आगरा के ब्रिटिशर्स को सहायता देने के लिए अपनी फौज भेजी थी, लेकिन अलवर के फौजियों को बीच में विद्रोहियों के द्वारा रोका गया। भरतपुर और आगरा के बीच में जो अचनेरा नामक स्थान पड़ता है, वहां पर उसे परास्त किया गया। तो अलवर की फौज आगरा तक पहुंचने में कामयाब नहीं रही। महाराजा बन्ने सिंह चाहकर भी अ, विद्रोहियों को सहायता नहीं, मतलब सॉरी, ब्रिटिशर्स को सहायता नहीं पहुंचा सके, ये है। चलिएगा, सो आगे बढ़ जाऊं मैं। क्या कहते हैं आप सब लोग? जी सुमित्रा। अशोक, सुमन, राम, विजेंद्र। ओके, नेक्स्ट। अगला देखिएगा। इसके बाद में लेता हूं धौलपुर। अगला जो स्टेट हमारे सामने आता है वो है धौलपुर। याद रखिएगा, धौलपुर के अंदर महाराजा भगवंत सिंह नरेश हैं। महाराजा भगवंत सिंह, यहाँ पर जो विद्रोह हुआ, वो विद्रोही नेता गुर्जर जाति के थे। रामचंद्र हीरालाल और देवा गुर्जर। याद रखिएगा, हीरालाल राणा, रामचंद्र गुर्जर, हीरालाल राणा एवं देवा गुर्जर। एक बात। दूसरी बात, ये बात भी याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 माह तक धौलपुर रियासत विद्रोहियों के अधिकार में रही। संपूर्ण राजपूताने की, ये बात भी याद रखिएगा। एक बात और है कि ये एक और बड़ी विशेषता है धौलपुर के बारे में। विद्रोह की कमान राज्य के बाहर के विद्रोहियों के हाथों में रही। राज्य के बाहर के विद्रोहियों के हाथों में रही। एक बात तो ये आ गई, कहां पर? धौलपुर में। दूसरी जो विशेषता आपके सामने निकल कर आती है कि विद्रोह को कुचलने के लिए, मतलब दिसंबर 1857 में विद्रोह को राज्य से बाहर की सेना ने कुचला। पंजाब में पटियाला की सेना आई थी, पंजाब से सिखों की। उस सिख सेना ने यहां पर विद्रोह को कुचला और धौलपुर रियासत को विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त करवाया। अगली रियासत आपके सामने आती है भरतपुर। महाराजा जसवंत सिंह
भरतपुर में याद रखिएगा जाट महाराजा जसवंत सिंह का शासन था जिस समय अंग्रेजों का यहाँ पर। यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर मॉरिसन। मेजर मॉरिसन जो हुडल युद्ध में विद्रोहियों के हाथों परास्त हुआ। याद रखिएगा ये हुडल युद्ध में विद्रोहियों के हाथों परास्त हुआ था मेजर मॉरिसन भरतपुर का। बांसवाड़ा की बात की जाए, जैसा कि मैंने कहा था, छह रियासतों पर विद्रोहियों का अधिकार रहा था। 6 रियासतों पर, कोटा, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा की यदि बात की जाए तो बांसवाड़ा के महारावल का नाम था लक्ष्मण सिंह जी। इन 6 रियासतों में से आपको मालूम है कि 3 रियासतों पर, टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा पर तात्या टोपे का अधिकार रहा था। तो बांसवाड़ा पर तात्या टोपे का अधिकार रहता है। ये भी हो गया। इसके बाद आप लोग देखिएगा अगली रियासत आपके सामने आती है झालावाड़। मैंने जैसा कि अभी कहा कि झालावाड़ पर भी आप लोगों को मालूम है अधिकार रहा था किसका, टोपे का। झालावाड़ के महाराजा का नाम है महाराजा पृथ्वी सिंह जी। यहाँ के नरेश का नाम है पृथ्वी सिंह। यहाँ से, यहाँ इस झालावाड़ रियासत पर भी तात्या टोपे का अधिकार हुआ एवं तात्या टोपे ने झालावाड़ से 5 लाख रुपया लूटा था। ये बात भी याद रखिएगा। ब्रिगेडियर पार्क ने झालावाड़ को मराठों से मुक्त करवाया था। अंतिम महत्वपूर्ण जो रियासत आपके सामने आती है वो है मैं उम्मीद करता हूं काफी विस्तार से आज आपने सत्तावन की क्रांति को ढंग से समझ लिया है और ये इस ढंग से समझा है कि फिर कभी भविष्य में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ के नवाब का नाम है, टोंक के नवाब का नाम है वजीरुद्दौला। यहाँ की कुछ बातें बड़ी विशेष हैं। नवाब का जो मामा था मीर आलम खां, वो विद्रोहियों के साथ था, लेकिन नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेज समर्थक था। और मीर आलम खान ने 600 मुजाहिद स्वयंसेवक दिल्ली के बहादुर शाह द्वितीय जफर के सुरक्षार्थ या सहयोगार्थ वहां भेजे थे। दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर टोंक में इस विद्रोह में स्त्रियों की भी भागीदारी रही। और इस बात की जानकारी हमें कि स्त्रियों की भागीदारी रही, याद रखना, इस बात की जानकारी हमें मिलती है मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से। यह भी याद रखना कि हमीरगढ़ युद्ध के अंदर टोपे ने नवाब को परास्त किया
और टोंक पर अधिकार कर लिया था। तो मैंने कहा कि 3 रियासतों पर टोपे का अधिकार रहा। ये बात भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो टोंक की जो खबर थी वो दिल्ली एक्सप्रेस नामक इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में छपी थी। दिल्ली एक्सप्रेस वर्तमान प्रयागराज या इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला समाचार था। उसके अंदर जिस शीर्षक से ये खबर छपी थी वो थी रिवॉल्ट इन एन इंडियन स्टेट। रिवॉल्ट इन एन इंडियन स्टेट। ये तमाम रियासतें कंप्लीट होती है आपकी। लास्ट सेगमेंट इस चैप्टर का बचा है, वो मैं लेने जा रहा हूं आपके सामने, तात्या टोपे। एक बार कंफर्म करिएगा मुझे, यहां तक की सारी बात आपको ढंग से समझ में आई है या नहीं आई है। बिल्कुल लास्ट सेगमेंट है, इसके बाद क्लास का एंड हो जाएगा। आधुनिक राजस्थान की शुरुआत हो चुकी है और आज ही चैप्टर आपका सत्तावन की क्रांति पूरा हो जाएगा। कोशिश करूंगा कल तक मैं आपको फाइनल कॉपी 1857 की क्रांति की मैं आपको दे दूं। जल्दी से भैया सभी लोग मुझे एक बार जवाब दीजिएगा कि यहाँ तक की सारी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है या नहीं आई है। जी विजय, सुमित्रा राइट, राम, सुमन जी, अशोक। मुझे लगा राम तो है नहीं, राम निकल लिए हैं भोजन प्रसादी ग्रहण करने। लेकिन इसको ये लगता है समझदार ज्यादा कि सर को मालूम नहीं चलेगा, डांटनी पड़ेगी, तो क्लास चालू रखो। चलिएगा साहब, अब नक्शे पे पढ़ते हैं अपन, अपने पास फिलहाल कोई चारा नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने तात्या टोपे, जो लास्ट सेगमेंट है, इसको ढंग से एक बार अच्छे से समझना, क्योंकि कई बार प्रश्न यहाँ से हमारे सामने आ जाते हैं। देखिएगा साहब, तात्या टोपे। पहली बात तो ये कि आपका मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। आप नाना साहिब के सेनापति थे और लक्ष्मीबाई के आप सहयोगी थे, भाई भी थे, असहयोगी थे। आपने राजस्थान में कुल 3 बार प्रवेश किया। अब याद रखना, पहली बार जो प्रवेश हुआ, पहली बार वो हुआ जून 1858 ईस्वी में। जून 1858 से आप अगस्त 1858 तक मेवाड़ में रहे। दूसरा, जी पहली बात तो जितनी बार भी प्रवेश हुआ, एक बात और मैं कंफर्म कर दूं, जितनी बार भी प्रवेश हुआ वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से हुआ। दूसरी बार प्रवेश हुआ आपका 3 दिसंबर 1858 ईस्वी को, 3 दिसंबर से लेकर भैया 23 दिसंबर 1858 तक आप मेवाड़ में रहे। और तीसरी बार भैया जी इनका प्रवेश हुआ फरवरी 1859 में। इस व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? संपूर्ण भारत में सबसे अंत तक अंग्रेजों को नाको चने चबवाने वाला स्वतंत्रता सेनानी।
स्वतंत्रता सेनानी याद रखिएगा। तात्या टोपे। नेक्स्ट, तात्या टोपे के बारे में कुछ और बात देखिएगा। तात्या टोपे ने यहाँ पर आते कुछ, मैंने पहले ही कहा था, 3 रियासतों पर आपका अधिकार रहा। पहले तो ये देख लीजिएगा, तात्या टोपे का तीन रियासतों पर अधिकार रहा। कौन कौन सी? टोंक, झालावाड़ एवं बांसवाड़ा। इसमें जो प्रसिद्ध युद्ध लड़े तात्या टोपे ने, एक युद्ध लड़ा कुवाड़ा युद्ध। कुवाड़ा युद्ध जो कोठारी नदी किनारे लड़ा गया, इसीलिए इसको कोठारी नदी युद्ध भी कहते हैं। कहां पर लड़ा गया? भीलवाड़ा में। ये युद्ध लड़ा गया 9 अगस्त 1857, 9 अगस्त 1858 को। और इस युद्ध में तात्या टोपे जनरल रॉबर्ट्स, जिसने 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया था, के हाथों याद रखिएगा, परास्त हुआ। जनरल रॉबर्ट्स के हाथों परास्त हुआ। दूसरा जो युद्ध लड़ा है इसने, वो लड़ा है कौन सा युद्ध? कोठारिया युद्ध। ये युद्ध लड़ा इसने ठीक 5 दिन बाद 14 अगस्त 1858 ईस्वी को। कहां पर? जिला राजसमंद में। आप देखिएगा, दम देखो बंदे का। टोपे ने कर्नल होम्स, जिसने 24 जनवरी 1858 को आवा दुर्ग पर विजय पाई थी, एवं जनरल रॉबर्ट्स, जिसने 30 मार्च 1858 को कोटा जीता, इनकी संयुक्त सेना को परास्त किया। याद रखिएगा, संयुक्त सेना को इसने परास्त किया। आपने देखा था किसने? टोपे ने हमीरगढ़ युद्ध में परास्त किया किसको? नवाब वजीरुद्दौला को टोंक के झालावाड़ को जीता। वहां से 5 लाख रुपए इसने लूटे। क्लियर? टोपे टोपे ने 5 लाख रुपए तो झालावाड़ से लूटे। जरा मैं आपको जानकारी दे दूं, 5 लाख रुपया तो कहां से लूटा? टोपे की लूट झालावाड़ रियासत से। 7 लाख रुपया भाई ने कहां से लूटा? बूंदी से। 7 लाख रुपए बूंदी से लूटा। सही बात यह कि टोपे ने आउवा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से भी सहायता प्राप्त करने का कोशिश की। कोठारिया ठाकुर, रावत जोत सिंह, जिनके यहाँ पर शरण ले रखी थी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। अब आप देखिएगा कि तात्या टोपे का जो अंतिम युद्ध था, तात्या टोपे और अंग्रेजों के मध्य जो अंतिम युद्ध हुआ, वो दौसा के अंदर हुआ, दौसा के निकट, 31 जनवरी 1859 को। सही बात तो यह है कि तात्या टोपे संपूर्ण भारतवर्ष में सत्ताओं की क्रांति का अंतिम योद्धा था, जिसने अंतिम समय तक
अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। इसलिए अंग्रेजों ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव रखा कि आप को हम सुरक्षित नेपाल जाने का रास्ता दे देंगे, जैसे कि नाना साहब भी नेपाल गए, और लखनऊ की जो अवध की जो बेगम थी हजरत महल, वो भी नेपाल चली गई थी। और यहाँ पर टोपे की सजा और उसकी मृत्यु की बात उड़ा दी जाएगी। ये बात सच बात है, लेकिन क्योंकि जो बात किताबों में है, हमें एग्जाम पास करना है। और इस बात की पुष्टि मैं नहीं भैया जी, टोपे के जो वर्तमान जो जो वंशज हैं वो भी इस बात को कहते हैं। एक बात और याद रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर शेष राजपूताने की रियासत में घूमा था। क्योंकि आप जानते हो, वहां जाने की आवश्यकता भी नहीं थी। जैसलमेर में क्या मिलता सिवाय धूल के, गर्मी के, लू के, बालू के, कुछ भी पॉसिबल नहीं था। तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर एक ये अफवाह उड़ाई जाती है 7 अप्रैल 1859 को, लेकिन सच बात ये है कि ये ना तो गिरफ्तार हुआ, इसको सुरक्षित रास्ता दिया गया नेपाल तक के लिए, लेकिन जो अफवाह उड़ाई गई, जिसे अपने को याद रखना पड़ता है कि टोपे की गिरफ्तारी 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को, याद रखिएगा। इसके परम मित्र मानसिंह नरूका के विश्वासघात से, जो नरवर के जंगल हैं कोटा और ग्वालियर के बीच में, नरवर के जंगलों को पैरोन जंगल भी कहा जाता है इंग्लिश में, याद रखना। वहां से इसे गिरफ्तार किया गया टोपे को। और जिन लोगों ने इसे गिरफ्तार किया 7 अप्रैल 1859 को मानसिंह नरूका की गिरफ्तारी से, उनमें मेजर रिचर्ड और जॉन मिडोज थे, ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने इसे गिरफ्तार किया। मेजर रिचर्ड और जॉन मिडोज थे। इसके पश्चात तात्या टोपे को फांसी भी तत्काल दे दी गई। मैंने फिर कहा, बार बार बोल रहा हूं, फांसी दी नहीं गई थी, अफवाह उड़ाई गई 18 अप्रैल, ताकि अंग्रेज अपनी साख बचा सकें। 1859 को सिप्री, जो शिवपुरी है एमपी में, तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। लेकिन ऐसी बात, सही बात ये कि ये मतलब प्योरली ये बात शुद्ध नहीं है। मैंने कहा था कि इस समय जो एजीजीआर है, हमारे सामने ये बात भी आती है कि इसकी फांसी का विरोध किया जाता है कैप्टन शोवर्स के द्वारा। कैप्टन शोवर्स आप लोग पढ़ चुके हैं, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट ने ये कहते हुए इसकी फांसी का विरोध किया कि इसने कभी किसी अंग्रेज को नहीं मारा, इस पर फांसी क्यों दे रहे हो, इसने अपना काम किया। तो एजीजीआर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने इस क्रांति के बाद जो अपनी रिपोर्ट जारी करी, उसमें कंपनी की सर्वाधिक विश्वास पात्र जो रियासतों की लिस्ट आई कंपनी की, उनमें पहले नंबर पर करौली था, जिसके महाराजा मदन पाल सिंह ने अपने सेनापति मलूम पाल को भेजकर कोटा नरेश, महाराव राम सिंह द्वितीय हाड़ों को विद्रोहियों के अधिकार से जनवरी 1858 में रिहा किया था। दूसरे नंबर पर आती है बीकानेर, महाराजा सरदार सिंह राठौड़, जिसने बिना अंग्रेजों की सहमति के या अनुमति के राज्य की सीमा से बाहर गया और बड़ालू युद्ध में विद्रोहियों को परास्त किया। अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर उसको टिब्बी परगने के 41 गांव इनाम में दिए थे। तीसरे नंबर पर आती है जयपुर रियासत, जिसके महाराजा का नाम था सवाई राम सिंह द्वितीय कछवाहा, जिन्हें अंग्रेजों ने सितार ए हिंद और कोटपुतली परगना इनाम में दिया था। इस प्रकार से आपका ये अध्याय पूर्ण होता है, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। एक बार मुझे सभी लोग कंफर्म करिएगा, यहां तक की बात अच्छे से आपको समझ में आई है
या नहीं आई है, एक बार यहाँ से देख लीजिए। सारी बात को अच्छे से देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, कंफर्म करिएगा यहाँ तक की बात अच्छे से आपको समझ में आई या नहीं आई। हाँ भाई साहब, समझ में आ गई राम बाबू आपके बारे में। हाँ, आप खाना वाना खा पी कर आ चुके हो भैया जी, समझ में आ गया। अशोक जी, थैंक यू जी। ये वाला भी ढंग से देख लीजिए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ जितनी स्पीड से, लेकिन बिना घास काटे, पूरी गहराई के साथ, जितना अच्छे से मैं आपको ये पूरा अध्याय समझा सकूं। तो आप लोग खुश हैं इस क्लास से? क्या फीडबैक है आप लोगों का? क्या ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका है? 1857 की क्रांति। कोशिश करूंगा मैं हर हालत में, कल आपको प्रयास करूंगा। जनरली मैं अपने वायदों पर खड़े नहीं उतर पाता हूँ, कि कल मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट पीडीएफ अब मुझे देना है, मैं दे दूंगा 57 की क्रांति का। तो मैं फिलहाल आप लोगों से जी अशोक परमिशन लेता हूँ। हम कल भी मुलाकात करेंगे, परसों भी मुलाकात